हेलो एवरीवन। ये मेरी सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को इतनी क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग कि आप बस इसको 2-3 बार देखेंगे, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं हम लोग कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। ये कंटेंट जो मैं बता रहा हूँ, कंटेंट जो है चैप्टर के अंदर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस है, फेवल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक है। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। A principle refers to the statement which reflects the fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship. Just हाँ, तो इसका मीनिंग है कि प्रिंसिपल्स रेफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रथ। फंडामेंटल ट्रथ क्या होता है कि फंडामेंटल ट्रथ कह सकते हैं या यूनिवर्सल ट्रथ कह सकते हैं कि आप ये काम करेंगे तो यही होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि फंडामेंटल ट्रथ अबाउट सम फिनोमेना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कि अगर आप ये काम करेंगे तो यही रिजल्ट निकल के आएगा। ये होता है फंडामेंटल ट्रथ बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल। अब इसमें देखिए क्या क्या बताया गया, तीन तीन हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? वेरी फ्लेक्सिबल होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं। प्योर साइंस प्रिंसिपल जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। अब देखिए क्या होता है, साइंस में एक्सपेरिमेंट बेसिस पे होता है कि आप 10 बार परफॉर्म कर चुके हैं, फिर वही आप वही चीज़ करने जा रहे हैं, तो आपको पता है ना कि वही रिजल्ट आएगा। ये थोड़ी ना कि आप अगर 2/2 करेंगे तो 4 नहीं आएगा, ऐसा तो है नहीं, 4 ही आएगा ना। तो वही चीज़ बताई गई है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, डायनेमिक होते हैं कि अगर आपकी सिचुएशन चेंज हुई है तो वो चेंज कर सकते हैं। वेरी फ्लेक्सिबल होते हैं। और दूसरा आ जाता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई किए जाते हैं। और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट एंड स्टैटिक मैनर। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो भी उसमें बताया गया प्रिंसिपल्स में वही बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही अप्लाई कर देंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विद चेंजेस इन एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट ये चेंजेस इन एनवायरनमेंट के साथ साथ प्रिंसिपल्स लगाए जाते हैं। और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डू नॉट चेंज विद टाइम, ये चेंज नहीं होते हैं टाइम के साथ। फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, दूसरा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट टेक्निक। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर एक्शंस। ये होते हैं कि एक्शन करने के लिए जो भी हम एक्शन लेंगे उसके लिए गाइडलाइंस इशू की जाती हैं। मैनेजमेंट टेक्निक से होती हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स आर मेथड्स एंड प्रोसीजर विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म टू अकम्प्लिश गोल। समझिए आप कि मैनेजमेंट टेक्निक्स जो होती हैं वो मेथड्स और प्रोसीजर होते हैं कि उसमें क्या होता है कि आपको इस काम के बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, वो हो जाती है टेक्निक कि ऐसे ऐसे स्टेप वाइज चलेंगे तब हम गोल अचीव कर पाएंगे। फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मोर फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसा ऊपर पढ़ा अभी। मैनेजमेंट टेक्निक्स आर लेस फ्लेक्सिबल, वो टेक्निक्स जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। अब देखो आपको दो चीज़ें क्या क्या लर्न करनी है। गाइडलाइंस फॉर एक्शन है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, गाइडलाइंस फॉर एक्शन वो क्या है कि सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं टू बी परफॉर्म टू अकम्प्लिश द गोल। सीरीज ऑफ एक्शंस टू बी परफॉर्म टू अकम्प्लिश द गोल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मोर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा है, ये लेस फ्लेक्सिबल है। बस आपको ऐसे याद करना है। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर। ये टेक्निकल इन नेचर है। और गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन, ये देखिए आप ऊपर से ही पढ़ के आ रहे हैं, मोस्टली चीज़ें वही चीज़ें बार बार आ रही हैं। वैल्यूज़ क्या होते हैं? वैल्यूज़ आर गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर। वैल्यूज़ आप जैसे कि क्या होता है, मॉरल वैल्यूज़ जैसे आप ले लीजिए, जैसे पापा ने आपको कुछ मॉरल वैल्यूज़ दी हैं कि आपको चोरी करके कहीं नहीं खाना है, तो ये गाइडलाइंस होती हैं कि हमने आपको वैल्यू दी है, तो गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर कि आपको ये नहीं करना है। ठीक है, वैल्यूज़ आर एथिकल इन नेचर, मैंडेटरी नहीं होती, एथिकल होता है कि आपके अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आ गई, क्या क्या आ गया? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, प्योर साइंस प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट टेक्निक, ये 3 डिफरेंसेस आ गए, आपको सही से लर्न करना है। ठीक है, अब आपको कीवर्ड्स बिल्कुल आप देखिए, स्पेसिफिक कीवर्ड्स क्या है? गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन फॉर्म्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब नेचर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। नेचर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये दूसरा टॉपिक आ गया। अब 1 मिनट में देख लेता हूँ, अगर नीचे सही से लिखा हो तो फिर वहीं से पढ़ा देता हूँ आपको कीवर्ड्स, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास भी, और वो चीज़ें क्रक्स ही दी हुई हैं। हाँ देखिए, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स में क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है ये कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो परवेसिव अप्लाइड इन बिजनेस, नॉन बिजनेस, स्मॉल, लार्ज, दैट इज ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये हर परवेसिव होते हैं, मतलब कहने का कि हमेशा लगते रहेंगे।
जनरल गाइडलाइंस क्या है? जनरल गाइडलाइंस होता है करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल, जनरल गाइड डू नॉट ऑफर रेडीमेड सॉल्यूशन। ये गाइडलाइंस होती हैं, मतलब आप बताइए कि जैसे कोई चीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में हुई तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये सॉल्यूशन नहीं दे देंगे कि आपको यही करिए बस ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको गाइडलाइन देंगे कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इवोल्यूशनरी होता है, नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, इवॉल्व इन डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। ये ओवरनाइट नहीं इवॉल्व होता है कि आपने अच्छा ये प्रॉब्लम आई, मैंने बस सोचा और ये सॉल्यूशन निकल आया, नहीं। ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं ना कहीं ये लग चुके होते हैं, तब निकल के आते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? इट कैन बी चेंज एंड मॉडिफाइड। अब जैसे कोई सिचुएशन है उसमें कुछ चेंजेस हैं, जैसे पिछली सिचुएशन से मिला जुला कुछ प्रिंसिपल मैं लगाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ सिचुएशन मेरे यहाँ चेंज है तो उसको चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट लगा देंगे। बिहेवियरल इन नेचर होता है, mold behavior of employees, principles are applied on employees to motivate them to work towards achievement of group goal। ये क्या करता है? एम्प्लॉयज़ को बिहेवियर मोल्ड करता है और प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते हैं एम्प्लॉय पे, ताकि जो गोल अचीव किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन का। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पे मैंने जैसे बताया था कि ये मतलब इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एवरी प्रिंसिपल इज एंटिसिपेटेड बिफोर एप्लीकेशन। ये अगर कोई भी प्रिंसिपल हम किसी चीज़ पे लगा रहे हैं तो उसका रिजल्ट एंटिसिपेट किया जा सकता है, ठीक है। कंटिजेंट होता है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। इसमें वही जो बता रहा हूँ कि हर सिचुएशन अलग अलग चीज़ें लगेंगी, जरूरी नहीं कि एक ही प्रिंसिपल लगता रहे, ठीक है। ये वाला टॉपिक आपका कवर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार वैसे लर्न कर लेते हैं हम लोग। यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, जनरल गाइडलाइंस होती हैं, इवोल्यूशनरी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बिहेवियरल इन नेचर होता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कंटिजेंट होता है, ठीक है। अब टॉपिक क्या आ गया? सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, अब इसको भी हम लोग नीचे से ही पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स देखिए क्या क्या। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इसमें पहली हेडिंग आ गई, मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं कि इम्प्रूविंग इंटेलिजेंस लेवल ऑफ मैनेजर, मतलब जो क्या होता है ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजर अगर इनको केस स्टडीज़ को रीड करेगा तो ये इम्प्रूव करेंगे उसकी इंटेलिजेंस को, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नो वेस्टेज, मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। इस बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद करना है कि इंपॉर्टेंस क्या होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, कि वो नो वेस्टेज मिनिमम कॉस्ट पे वो करते हैं, काम करते हैं। साइंटिफिक डिसीजन डेवलप लॉजिक, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। लॉजिक डेवलप करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को डेवलप करते हैं। और मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, हेल्प इन ब्रिंगिंग चेंजेस, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्प टॉप लेवल टू टेक वेरियस डिसीजन। ओके, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, ये हो गया प्रिंसिपल्स आर बेस्ड फॉर ट्रेनिंग एंड इज पार्ट ऑफ एजुकेशन सिलेबस। ओके, अब तीसरा हम लोगों के पास आ गया फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, वैसे ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्यूल, अगर हम लोग यही पढ़ लेंगे तब भी हो जाएगा। अब जैसे हाँ, ये देखिए कीवर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे इसके। डिवीज़न ऑफ वर्क, डिवीज़न ऑफ वर्क देखेंगे। डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है। छोटे छोटे काम में डिवाइड कर देंगे, मतलब एक खूब बड़ा सा काम जो होगा उसको डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे काम में और डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को दे देंगे। उसके बाद क्या है, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट क्रिएट कर देंगे, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर देंगे। एलोकेशन ऑफ वर्क एज पर कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कैपेबिलिटी है एम्प्लॉय की उसी के अकॉर्डिंग काम देंगे उसे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैपेबल है उसे छोटा सा काम दे देंगे, जो कम कैपेबल है उसको बहुत बड़ा काम दे देंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दे देंगे। बेस ऑफ फंक्शनल फोरमैन टेक्निक, ठीक है। बेस ऑफ डेलीगेशन कॉन्सेप्ट, डेलीगेशन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जैसे आपके पास डेलीगेशन कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि एक के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है ऊपर, फिर वो अपने हिसाब से कैपेबिलिटी के हिसाब से डेलीगेट करता है काम को। मैनेजर के पास पूरा काम आया, वो अपने इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग सारे एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डेलीगेट करता है काम, ठीक है। बेस ऑफ डेलीगेशन कॉन्सेप्ट।
अब दूसरा आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको इसका वो दिखा देते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, इंप्रूव करता है एफिशिएंसी इंप्रूव करता है और स्पेशलाइजेशन मिलता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या है, लैक ऑफ एफिशिएंसी, देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन, चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अगर वायलेट करते हैं ये प्रिंसिपल तो क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं कि एफिशिएंसी चली जाएगी और स्पेशलाइजेशन चला जाएगा और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, मैच, पैरिटी, इक्वलिटी एंड बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या मैच करेंगे, पैरिटी करेंगे, इक्वलिटी करेंगे, बैलेंस करेंगे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये थोड़ी ना कि आपको अगर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उसके हिसाब से अथॉरिटी भी दी जाए और जितनी अथॉरिटी दी जा रही है उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए। ठीक है, समझे आप क्या मतलब, आप ऐसे समझ लीजिए कि नीचे जैसे कोई एम्प्लॉय को आपने काम तो बहुत सारा दे दिया लेकिन उसे कोई डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं है तो वो काम पूरा नहीं कर पाएगा। एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एज पर वर्क असाइन टू द एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एज पर वर्क असाइन टू इंडिविजुअल, गिविंग अथॉरिटी मैचिंग टू टारगेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज। एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एज पर वर्क असाइन टू इंडिविजुअल, वही चीज़ जो मैंने अभी बताई कि एलोकेट करना है अथॉरिटी, जैसे जैसे काम जिसको दिया जा रहा है उसके हिसाब से ही अथॉरिटी भी दी जाएगी उसे। ठीक है, उसके बाद गिविंग अथॉरिटी मैचिंग टू टारगेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, जिस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसी हिसाब से अथॉरिटी भी उसको दी जाएगी ताकि वो अपने टारगेट मैच कर सके, वही चीज़ बताएगी। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है कि नो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले। ठीक है, फिर आता है डिसिप्लिन। ठीक है, फ्रेमिंग डिसिप्लिन में क्या क्या आता है, डिसिप्लिन में आ जाता है, एक सेकेंड, डिसिप्लिन में क्या क्या आ जाता है देखो, फ्रेमिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए जाते हैं फॉलोइंग अ कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जाता है उसी को ही फॉलो किया जाता है। मान लीजिए कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे समझ लीजिए कि एक कोड ऑफ कंडक्ट जैसे मान लीजिए वो है डॉक्टर एसोसिएशन है तो उसमें बताया गया है कि आपको पेशेंट की डिटेल किसी से शेयर नहीं करनी है तो वो सबको फॉलो करना है। ओके, तो मीटिंग ऑफ कमिटमेंट्स बाय सबऑर्डिनेट्स एज वेल एज बाय सुपीरियर, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। एग्रीमेंट होता है क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स, मतलब जो मैनेजर है और उसके अंदर जो काम करने वाले हैं उनके बीच में क्लियर रहनी चाहिए हर चीज़। और जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टी, पेनाल्टीज़ भी अप्लाई होनी चाहिए। ओके, उसके बाद पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल, सिस्टमैटिक वर्किंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, सिस्टमैटिक वर्किंग हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, इंप्रूव एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन एंड केओस आ जाता है। और उसके बाद वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एब्सेंट होता है तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होता है, डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में देखिए क्या क्या है, ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली। इसमें क्या होता है कि एक बॉस होता है सिर्फ वही सबको ऑर्डर दे रहा होता है और मोर देन वन बॉस कंफ्यूज द सबऑर्डिनेट्स। एक बॉस से ज़्यादा अगर होते हैं तो वो सबऑर्डिनेट्स को कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्स फंक्शनल फोरमैनशिप, कंट्राडिक्ट करते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक को। ओके, उसके बाद क्या है, इसमें पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, एक सेकेंड, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सब एक ही जगह से सारी वो आ रही हैं तो एक ही जगह से सारी जो कमांड्स हैं वो आ रही हैं तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है। नो ईगो क्लैसेस नहीं होते हैं और इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग इफेक्टिवनेस इंप्रूव होती है वर्किंग में। ठीक है, टाइमली होती है सब कुछ, मतलब वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल विल लीड टू द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे, कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय के माइंड में कन्फ्यूजन आएगा अगर ये नहीं होगा तो। और सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग एक्सक्यूजेज दे के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह फेर लेंगे वो लोग। ईगो क्लैसेस एमंग द डिफरेंट सुपीरियर्स, ईगो क्लैसेस हो जाएंगे डिफरेंट सुपीरियर्स में, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिफिकल्टी होगी डिसिप्लिन मेंटेन करने में ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को देखना है
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में देखिए क्या क्या बताया गया है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आपको कीवर्ड दिखा देता हूँ। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के कीवर्ड क्या है? 1 यूनिट 1 प्लान है, एक यूनिट एक ही प्लान बनेगा। एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड 1 गोल, जो एम्प्लॉय हैं उनके सभी एम्प्लॉय के एफर्ट्स जो हैं वो एक ही गोल की तरफ चले जाएंगे। यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स 1 डायरेक्शन, जितने भी एफर्ट्स हैं उनका यूनिफिकेशन हो जाएगा एक ही तरफ जाने के लिए। और बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट, ये जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है वो कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट का बेस है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाएं पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा अगर ये प्रिंसिपल वो हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स 1 डायरेक्शन ओनली, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके एफर्ट्स जो हैं वो यूनिफाइड रहेंगे एक डायरेक्शन की तरफ। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर ये वायलेट हो जाएगा? तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एफर्ट्स वेस्ट होंगे, रिसोर्स वेस्ट होंगे, ठीक है। और डिफिकल्टी इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में डिफिकल्टी आएगी। डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन वन बॉस ऑन वन सबॉर्डिनेट, ठीक है। ये प्रिंसिपल इंसिस्ट करता है कि एक बॉस एक सबॉर्डिनेट पे एक बॉस होना चाहिए, ठीक है। और ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है? दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन 1 यूनिट डिवीजन ऑन 1 प्लान, एक प्लान पे एक डिवीजन होने चाहिए, एक, या आप ये कह सकते हैं कि एक डिवीजन का एक प्लान होना चाहिए। और द मेन पर्पज ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज टू अवॉइड कंफ्यूजन, फिक्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द एम्प्लॉय। इसमें क्या है, कन्फ्यूजन ना हो, ये इसका पर्पज मेनली ये होता है। पर्पज ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज टू डायरेक्ट द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ 1 डिपार्टमेंट इन अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है, एक प्लान होता है तो वो क्या करते हैं कि गोल को मतलब अपने कमांड से डायरेक्ट करते हैं एक प्लान की वजह से कि वो गोल अचीव करें, गोल को, ऑर्गेनाइजेशन गोल को, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज विद क्लैरिटी इन माइंड। इसमें क्या है, माइंड में क्लियर होगा तो वो अचीव कर पाएंगे जो भी गोल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है दूसरा, दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल और एज 1 यूनिट। ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट की तरह काम करते हैं, एक यूनिट की तरह काम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन कम होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस प्रिंसिपल रिजल्ट इन सिस्टमैटिक वर्किंग एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय रिमूविंग कन्फ्यूजन एंड क्योटिक कंडीशंस। ये प्रिंसिपल क्या होता है, सिस्टमैटिक वर्किंग को प्रमोट करता है और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। अगर कन्फ्यूजन रिमूव हो जाएगी तो एफिशिएंसी ऑलरेडी इंप्रूव ही हो जाएगी और क्योटिक कंडीशन नहीं होती, मतलब चाय चाय नहीं होती है, हर जगह सबके माइंड में क्लियर होता है कि उसे क्या करना है। दिस प्रिंसिपल, और इसके बाद क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, दिस प्रिंसिपल रिजल्ट इन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पर्सनल्स। ये कोऑर्डिनेट करती है डिफरेंट पर्सनल, डिफरेंट एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को ये कोऑर्डिनेट करती है, ओके। अब उसके बाद हम लोगों को देखना है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ओके। इसको हम लोग देख लेंगे नीचे से। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। वाइल टेकिंग डिसीजन मैनेजर्स मस्ट गिव priority to benefits of organization and not to personal benefit. Okay, try to achieve personal goal with organizational goal, not by sacrificing organizational goal. Okay, managers should not take unfair decision by taking bribes or by giving benefits to their relatives, but decision must be for benefit of organization, ठीक है। एम्प्लॉय मस्ट सेक्रीफाइस देयर लीव्स और अटेंडिंग फैमिली फंक्शन इफ ऑर्गेनाइजेशन नीड द प्रेजेंस ऑफ एम्प्लॉय, ओके। हाँ, तो आपको देखना है पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो जाता है इस प्रिंसिपल, अगर ये प्रिंसिपल लग जाता है तो। कोऑर्डिनेशन ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या क्या है कि नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो सकता, इवन एम्प्लॉय विल सफर इन लॉन्ग रन, ओके। एम्प्लॉय सफर होता है लॉन्ग रन में। अब कौन सा है, 7th नंबर है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। इसके देखो कीवर्ड्स हम लोग देख लेते हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स में क्या आएगा,
पे फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। फेयर एडिक्वेट वेजेस सैलरी का मतलब हो गया कि जो बगल में कंपटीशन में मिल रहा हो, मार्केट रेट चल रहा हो, वो आपको देना है, उससे कम नहीं देना है। पे फेयर वेजेस सो दैट एम्प्लॉय कैन मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इतना तो देना ही है कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्प्लॉय अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, विद इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज एम्प्लॉय सैलरीज एंड वेजेस ऑल्सो। अगर जैसे जैसे प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो, प्रॉस्पेरिटी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉय की सैलरी भी इंक्रीज होनी चाहिए, वेजेस इंक्रीज होने चाहिए, ठीक है। शेयरिंग ऑफ गेन विद एम्प्लॉयज़ के साथ अपना गेन शेयर करना चाहिए। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि कंपनीज क्या करती हैं, ईसॉप्स देती हैं अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो अपने शेयर्स दे देती हैं, तो जैसे जैसे गेन होता है तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वो भी बढ़ती है, ठीक है। तो उससे मोटिवेशन रहता है एम्प्लॉयज़ को कि मैं कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करूं, ताकि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो हमारा भी वैल्यू बढ़ जाएगी। मैच विद साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। पे एज पर फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ योर फर्म, अपनी फर्म की फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही पे करना है। ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए कि बगल वाला किसी एम्प्लॉय को 50,000 रुपये किसी काम के लिए दे रहा है तो आपको भी 50,000 देना ही नहीं। अगर आपकी फर्म छोटी है तो आपको उस हिसाब से पेमेंट करनी है। एम्प्लॉयज़ नॉट वर्किंग ओनली फॉर हैप्पीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग फॉर रेमुनरेशन, ठीक है। वो सिर्फ हैप्पीनेस की वजह से वर्क नहीं कर रहे हैं, वो रेमुनरेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, ओके। अब इसके बाद आ जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है, इसको हम लोग की पहले तो हम लोग उसका पॉजिटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ रेमुनरेशन ऑफ पर्सन छूट गया है। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड, एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे। डिविजन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़, डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। डिससेटिस्फैक्शन और डीमोटिवेशन रहेगा अगर रेमुनरेशन उन्हें सही से नहीं मिलेगा, और इन टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एम्प्लॉय जल्दी जल्दी छोड़ के जाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गए हम लोग सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में, इसके कीवर्ड्स हम लोग देख लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन तो बहुत छोटा सा कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और की डिसीजन शुड बी टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट एंड रूटीन डिसीजन कैन बी टेकन बाय मैनेजर्स वर्किंग एट मिडिल एंड लो लेवल, ठीक है। की डिसीजन जो होते हैं वो तो टॉप लेवल के द्वारा लेने चाहिए, और जो रूटीन डिसीजंस होते हैं वो मैनेजर्स जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन। अगर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, इधर देखिए ये बात की कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब हो गया कि जो की डिसीजन है वो टॉप लेवल ले ही रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर की गई है, तो लोअर और मिडिल लेवल के मैनेजर्स भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का बेनिफिट मिल रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट्स में आता ही है। और फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल। फास्ट डिसीजन, अगर मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है तो वो लोअर और मिडिल लेवल वाला मैनेजर भी ले सकता है ना, उसे ऊपर तक पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि इस और स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी हो जाएगा क्योंकि की डिसीजंस वही लोग ले रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या है, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन वही चीज़ जो बता रहा हूँ कि अगर ये नहीं लगाएंगे, चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा कि डिले हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है तो वो पहले ऊपर तक के अथॉरिटी को फॉर्मली पूछें, तब वो जाके डिसीजन लें, तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर जाएंगे तो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी हो जाएगा कि लोअर लेवल वाले या मिडिल लेवल वाले मैनेजर्स मिसयूज़ करेंगे अथॉरिटी का, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस दिया गया है, ये भी आप देख लीजिए, ये बहुत कम नंबर में पूछा जा सकता है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, मीनिंग पहले तो बताना है कि इट रिफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी एट हायर लेवल ओनली। इसमें क्या है कि पावर और अथॉरिटी जो है वो हायर लेवल मैनेजर्स के पास ही रहती है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब इट रेफर्स टू एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है कि हर लेवल पे मैनेजर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पावर, ठीक। अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स,
टॉप मैनेजमेंट रिटेन्स मैक्सिमम अथॉरिटी रिटेन करता है टॉप मैनेजमेंट। द अथॉरिटी विद मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट इज़ वेरी लो। जो नीचे वाले मैनेजर्स हैं उनके पास अथॉरिटी बहुत कम रहती है। द अथॉरिटी इज सिस्टमेटिकली डिवाइडेड एट एवरी लेवल। ठीक है, ये सिस्टमेटिकली डिवाइड होती है हर लेवल पे। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या हो, इसके बाद आ गया प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में क्या होता है ये आपको नीचे दिखाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में क्या क्या कवर हो रहा है, फॉलोइंग लाइन ऑफ अथॉरिटी और हायरार्की ऑफ मैनेजर्स फॉर कम्युनिकेटिंग एवरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लाइन ऑफ अथॉरिटी और हायरार्की ऑफ मैनेजर्स फॉर कम्युनिकेटिंग एवरी इन्फॉर्मेशन, मतलब हर इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए हायरार्की ऑफ मैनेजर्स यूज़ होता है। मतलब लोअर लेवल वाला मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल वाला हायर लेवल को बताएगा। इस तरह से कम्युनिकेशन होता है इन्फॉर्मेशन का। और रिपोर्ट टू योर इमीडिएट बॉस ऑनली, जो रिपोर्ट होती है जैसे लोअर लेवल वाला जो मैनेजर होगा वो अब इमीडिएट बॉस उसका कौन सा होगा, मिडिल लेवल मैनेजर का, उसको ही सिर्फ रिपोर्ट करना है। ठीक है, टेक ऑर्डर फ्रॉम इमीडिएट बॉस एंड गिव ऑर्डर टू इमीडिएट सबऑर्डिनेट। ठीक है, इमीडिएट बॉस टेक ऑर्डर फ्रॉम इमीडिएट बॉस, मतलब मिडिल लेवल वाले से, मतलब हायर लेवल वाला मिडिल लेवल को देगा और मिडिल लेवल वाला जो वो देगा ऑर्डर लेगा वो हायर लेवल से लेगा, और जो ऑर्डर देगा वो उसको देगा, लोअर लेवल को देगा। ठीक है, फॉर अर्जेंट इन्फॉर्मेशन द चेन में बी ब्रोकन थ्रू गैंग प्लैंक। ठीक है, इफ़ एम्प्लॉय हैज़ हैबिट ऑफ अप्रोचिंग सीनियर ऑफिशियल्स इग्नोरिंग हिज इमीडिएट बॉस, ही इज़ वायलेटिंग स्केलर चेन प्रिंसिपल। स्केलर चेन का मतलब ये है कि आप अपने बॉस को सिर्फ अपना जो इमीडिएट बॉस है, इमीडिएट बॉस मतलब आपको जिसको रिपोर्ट करना है उसको ही सिर्फ रिपोर्ट करना है। ये नहीं कि आप सीनियर ऑफिशियल्स के पास चले जाएं, तो वहाँ पे स्केलर चेन वायलेट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन भी होगी। अब इसको देखो पॉजिटिव और वो देख लेते हैं, पॉजिटिव और वायलेशन देख लेते हैं। इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या है कि सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगा, हमेशा सिस्टमैटिक रहेगा फ्लो इन्फॉर्मेशन का, कि मतलब ऊपर से पहले मिडिल लेवल के पास आएगी फिर लोअर, तो क्या होगा सारा इन्फॉर्मेशन सबके पास आ जाएगा। नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में। अब फेलियर क्या होगा, वायलेशन अगर हो जाएगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, देयर मे बी कम्युनिकेशन गैप, नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। Consequences of violation of this principle, there may be communication gap, no clarity in authority responsibility relationship। कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा और क्लैरिटी नहीं होगी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर आ गया। इसमें क्या क्या बताया गया, देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में ये देखिए मैं कीवर्ड्स इस वजह से बता रहा हूँ कि कीवर्ड्स ही आप याद कर पाएंगे, आप पूरा वो नहीं याद कर पाएंगे, पैरा नहीं याद कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उस पर फोकस मत करिए, इस पर देखिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, फिक्स्ड एंड राइट प्लेस फॉर एवरी मैन एंड एवरी मटेरियल। ठीक है, हर आदमी का, हर मटेरियल का एक प्लेस निर्धारित है। ठीक है, कि कोई अगर मटेरियल है, अगर मान लीजिए कोई कैश है तो कैश ड्रॉअर में ही रखा जाएगा, ये नहीं कि कहीं भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और एक आदमी की अगर एक डेस्क निर्धारित की जाएगी तो वो वहीं बैठेगा। नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ पर्सन एंड मटेरियल। अब जैसे एक मटेरियल का हमें पता है कि वो वहीं मिलेगा तो वो वहीं मिल जाएगा ना। अगर कैश चाहिए मुझे तो कैश ड्रॉअर में ही जाके देखूंगा ना, और जिस पर्सन की मुझे पता है कि वो डेस्क नंबर 31 में बैठता है तो डेस्क नंबर 31 में जाके सीधे बैठ जाऊंगा, तो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा किसी चीज़ को ढूंढने में। सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो जाएगा। फिक्स्ड एंड राइट प्लेस फॉर एवरी एम्प्लॉय, सोशल ऑर्डर। ठीक है, राइट हर एम्प्लॉय का फिक्स्ड और राइट प्लेस होगी। फिक्स्ड एंड राइट प्लेस फॉर एवरी मटेरियल ऑर्डर, दो चीज़ें हैं। सोशल ऑर्डर किसे कहेंगे, एम्प्लॉय का जो वो कहेंगे हम लोग फिक्स्ड और राइट प्लेस है वो सोशल ऑर्डर बोला जाएगा। फिक्स्ड एंड राइट प्लेस फॉर एवरी मटेरियल ऑर्डर बोल दिया जाएगा। ठीक है, अब आएंगे नीचे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में इसका देखो पॉजिटिव और वो छूट जाता है मेरा, उसके लिए सॉरी। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या है, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल, नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट द राइट टाइम, वेस्टेज टाइम। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में पढ़ाएंगे हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, फेयर काइंड एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, हर एम्प्लॉय के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है।
ठीक है। उसके बाद क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन विद एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और जेंडर, कास्ट और क्रीड के अकॉर्डिंग किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। सेम पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द ऑल द एम्प्लॉयज़, हर एम्प्लॉय के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। नो प्रेफरेंस टू मेल और पर्सन ऑफ स्पेशल रिलीजन फॉर प्रमोशन के लिए कोई स्पेशल रिलीजन का यूज़ नहीं होना चाहिए कोई, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल को ही वो प्रमोशन दिया जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट्स टेक्निक ऑफ डिफरेंट पीस बेस्ड सिस्टम, डिफरेंट पीस फेज ऑफ सिस्टम को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाइड। अगर देखिए सबके साथ वो होगा, फेयर ट्रीटमेंट होगा, तो वो मोटिवेटेड रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है। मोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, मैंने बताया कि मोटिवेट रहेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या है, डिससेटिस्फैक्शन इन द एम्प्लॉयज, इंक्रीज इन टर्नओवर। डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा एम्प्लॉय के बीच में, अगर ऐसे नहीं करेंगे, फेयर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो डिससेटिस्फाइड रहेंगे एम्प्लॉयज़ कि आपके दूसरे एम्प्लॉय के साथ ज़्यादा अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, मेरे साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं अच्छा। इंक्रीज इन टर्नओवर, जैसे जैसे अगर देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो फिर वो छोड़ देंगे ऑर्गेनाइजेशन को। अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट, सुपीरियर रिस्पेक्ट नहीं करेगा अपने, सबऑर्डिनेट रिस्पेक्ट नहीं करेगा अपने सुपीरियर की, ठीक है। अब क्या आता है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल में क्या बताया गया है, इसमें देखिए नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र और टर्मिनेशन, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र और टर्मिनेशन नहीं होगा। उसके बाद क्या है, गिविंग अ मिनिमम टाइम टू एम्प्लॉयज़ टू सेटल डाउन, मिनिमम टाइम देना है एम्प्लॉय को सेटल डाउन होने के लिए, ठीक है। नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र और टर्मिनेशन, प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इंक्रीजेज द टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉयज़, वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इंक्रीजेज द टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉयज़, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ इफ दे आर ट्रांसफर्ड और टर्मिनेटेड फ्रीक्वेंटली। हाँ तो देखिए ये वाला हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, स्केलर चेन वाला भी कंप्लीट हो गया है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर भी हो गया है, अब स्टेबिलिटी ये सब कुछ हो गया है, ठीक है। अब हम लोगों के आगे साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे इन्होंने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, ठीक है, वो दिखाएंगे हम लोग, वो बताएंगे। उसके बाद क्या है, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। क्या है, हर जगह साइंस लगाएंगे ये लोग, हर जगह मैनेजमेंट के साइंस लगाएंगे। इन जनरल लैंग्वेज इट मीन्स अप्लाई साइंटिफिक टूल्स मेथड्स ट्रेंड पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब होता है, ये रोल ऑफ थंब नहीं होता है, रूल ऑफ थंब बाय साइंस। दैट मीन्स डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ विल्स एंड विशेस ऑफ मैनेजर, बट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज कंडक्टेड बाय यूजिंग साइंटिफिक टूल्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, साइंटिफिक टूल्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि सिक्स सिग्मा हो गया। उसके बाद मेथड्स अप्लाई करते हैं, लीन्स वो हो गया, लीन सिस्टम हो गया। उसके बाद क्या है, ट्रेंड पर्सनल होते हैं इसके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ इसमें डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, डेफिनेशन में क्या, एफ.डब्ल्यू. टेलर, अब एफ.डब्ल्यू. टेलर का है तो एफ.डब्ल्यू. टेलर की डेफिनेशन देख लेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट meant to do and seeing that they do in the best and cheapest way। आप लोगों को वैसे समझ में आ गया होगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला है साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉय वो चीज़ करें, ठीक है, और देखना है कि वो लोग ये चीज़ जो भी आप चाहते हैं करवाना उनसे, वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, ओके। अब उसके बाद क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल मैनेजमेंट अब आ गया। अब देखो एक है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब देखिए इसके कीवर्ड्स यहाँ पे दिए होंगे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यूज़ ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। हर जगह के लिए, हर चीज़ के लिए मैनेजमेंट के साइंस का यूज़ करेंगे। देयर इज़ ओनली बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड दिस मेथड कुड बी डेवलप्ड बाय स्टडी एंड एनालिसिस, नॉट बाय रूल ऑफ थंब।
there is only one best method to maximize efficiency and this method could be developed by study and analysis not rule of thumb। ये जो भी है maximize efficiency करने के लिए बेस्ट मेथड जो भी है एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने के लिए वो डेवलप किया जा सकता है किससे, स्टडी और एनालिसिस से, रूल ऑफ थंब से नहीं डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन हिज इंट्यूशन विल और एक्सपीरियंस। ठीक है, टेक एवरी डिसीजन साइंटिफिकली लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड को क्या इसके कीवर्ड क्या है, एक सेकेंड, हाँ, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का कीवर्ड क्या है, मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ कंपनी इफ एनी विद द वर्कर। मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर। ठीक है, मैनेजमेंट को जो गेन है वो शेयर करना है किसके साथ, अपने वर्कर्स के साथ। वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एक्सेप्ट चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब वर्कर्स जो हैं उनको काम हार्ड वर्क करना है और विलिंग रहना है कि जो भी चेंजेस आए कंपनी के हित में वो एक्सेप्ट करें। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज सेम। इंटरेस्ट जो भी है मैनेजमेंट और वर्कर्स के वो सेम होने चाहिए। प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज़ अकम्पनीड बाई प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। प्रॉस्पेरिटी जो है एम्प्लॉयर की वो ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाएगी अगर वो एम्प्लॉयज़ के प्रॉस्पेरिटी से कोऑर्डिनेट नहीं की जाएगी। ठीक है, मेंटल रिवॉल्यूशन इन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड बी ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। इसको छोड़ दीजिए। यूनिफिकेशन हार्मोनी इंटीग्रेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। यूनिफिकेशन हार्मोनी इंटीग्रेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट और वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके काम के बीच में इंटीग्रेशन लाना है, हार्मोनी लानी, मतलब कि एक ही ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड काम करें सब लोग। ठीक है, यूनिफिकेशन लाना है और मैचिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन को मैच करवाना है। ठीक है, उसके बाद आ गया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या कीवर्ड्स हैं, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का, उसी के आगे की चीज़ें बोली गई हैं। मतलब इसमें बोला गया है वेलकम सजेशंस ऑफ एम्प्लॉय के सजेशंस को वेलकम करना है। मान लीजिए कोई वर्कर है, वो अगर कोई सजेशन दे रहा है तो उसको भी वेलकम करना है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि अगर वो वर्कर है तो वो हम लोगों को सजेस्ट नहीं कर सकता है कोई चीज़। रिवॉर्ड एम्प्लॉय फॉर देयर सजेशन, उनके सजेशन के लिए उनको रिवॉर्ड करना है हम लोगों को, कि अगर कोई सजेशन है जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम लोग लगता है कि अच्छा सजेशन है तो उसके लिए हम लोग रिवॉर्ड करना चाहिए। देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन एंड नो नीड इवन फॉर ट्रेड यूनियन। ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए और कोई नीड नहीं होनी चाहिए वहाँ पे कि ट्रेड यूनियन बने वहाँ पे, जैसे एम्प्लॉयज़ बना लेते हैं अपनी यूनियन अपने राइट्स के लिए, तो ऐसा ना हो, इसलिए कम्युनिकेशन अपनी पूरी रखिए। ठीक है, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब पैटर्नलिस्टिक मतलब हो गया कि पेरेंट की तरह। ठीक है, सॉरी मुझे ये शायद नहीं समझ आया, थोड़ा सा मैं एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी टू रिड्यूस गिवन line of product of fixed type size and characteristics to establish standard for performance of man and machine। देखो इसमें क्या है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड पहले सेट कर देंगे, फिर सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, हर बिजनेस एक्टिविटी के स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। टू रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइज एंड करेक्टरिस्टिक। एक टाइप दे देंगे, साइज दे देंगे, करेक्टरिस्टिक्स दे देंगे एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट को। ठीक है, टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, वर्क स्टडी में क्या क्या आता है, फटीग स्टडी आता है। उसके बाद क्या आता है, चलो पहले फटीग स्टडी देख लेते हैं। फटीग स्टडी में बहुत सारा बताया गया। तो वर्क स्टडी इट इंश्योर्स मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर। ठीक है, अब इसमें हर मतलब मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्शन करना है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, बेस्ट कंट्रीब्यूशन लेना है हर फैक्टर से। फटीग स्टडी में क्या बताया गया, फटीग स्टडी क्या होता है, टू सेट रेस्ट इंटरवल सेट करने हैं कि आपको कितने टाइम बाद वर्कर्स थक जाते हैं तो उसके बाद रेस्ट चाहिए उनको, रेस्ट इंटरवल सेट करना है। फिर टू सेट नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, कि अब ये सेट करना है इसमें कि कितने बार रेस्ट इंटरवल्स दिए जाएंगे, कितनी फ्रिक्वेंटली रेस्ट इंटरवल दिए जाएंगे, और ड्यूरेशन क्या रहेगी कि 15 मिनट का रेस्ट देना है, आधे घंटे का रेस्ट देना है। ठीक है, समझिए आप लोग। फटीग स्टडी होगी। मेथड स्टडी में क्या है, मेथड स्टडी में बताया गया है, मेथड स्टडी में ये बताया गया है कि फाइंडिंग द बेस्ट वे
ऑफ डूइंग जॉब, ये देखना है कि जो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है वो जॉब करने का। सिलेक्शन ऑफ मेथड विच मिनिमाइजेज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। इसमें ये मेथड सिलेक्ट, वो पहले तो देखना है कौन कौन से मेथड हैं, बेस्ट वे फाइंड करना है कि उस जॉब को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। फिर उसके बाद देखना है कि किस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज कर रहे हैं हम लोग क्वालिटी को, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर को, ठीक है। फिर डिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन को डिवाइस करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, टाइम स्टडी करना है हम लोगों को। टाइम स्टडी करना है, टाइम स्टडी में क्या है, टाइम स्टडी का देखो क्रक्स की है, टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब। अब एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम सेट करना है कि मान लीजिए एक टॉय का प्रोडक्शन अगर हम लोगों का 10 सेकंड में होना चाहिए तो 10 सेकंड में ही ये फाइंड करना है कि कितने सेकंड में मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। 10 सेकंड जैसे निकल गया है। टू सेट द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, अब स्टैंडर्ड टारगेट वर्कर्स को लिए सेट करना है कि इतने टॉय इतने टाइम में प्रोड्यूस होने चाहिए। टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, ये डिटरमाइन करना है कितने वर्कर्स को एम्प्लॉय करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मोशन स्टडी करते हैं। मोशन स्टडी में क्या होता है, मोशन स्टडी में करते हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव एंड इंसिडेंटल मूवमेंट। इसमें ये क्या क्या देखते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा मूवमेंट प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है और इंसिडेंटल है, ठीक है, कि कभी कभार हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद टू एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटाना है। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान रखा हुआ है जो रेगुलर यूज़ में प्रोडक्शन के आता है, लेकिन वो सामान थोड़ी दूर पे रखा हुआ है, तो वर्कर बार बार जाके वो सामान को लेके आता है, तो उसकी सेल्फ हम लोग प्रोडक्शन फ्लोर के बगल में बना देंगे, तो उससे उसका मूवमेंट कम हो जाएगा, तो वो नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट हट जाएगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। टू डिज़ाइन द इक्विपमेंट टूल्स फर्नीचर विच मिनिमाइजेज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, वही चीज़ बताई गई है, ठीक है। और डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम में देखो आपको बताएं क्या होता है। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम होता है स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर वर्कर्स होते हैं ये, टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर वायलेट्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब देखो इसमें क्या है कि वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है ये, और डिफरेंशिएट करता है कि कौन वर्कर एफिशिएंट है, कौन वर्कर इनएफिशिएंट है, और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को ये वायलेट करता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे किसी वर्कर ने ज़्यादा वो किया, इसमें पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़, कि अगर एफिशिएंट एम्प्लॉय है तो उसको ज़्यादा रेट पे वेज मिलेगा, और जो इनएफिशिएंट है उसे कम रेट पे। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट, जो एक्स्ट्रा वेज पे की जाती है एफिशिएंट एम्प्लॉय को, वो मोटिवेट करता है कि वो एफिशिएंट बने रहे। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉय टू कम इन कैटेगरी ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉय, ये मोटिवेट करता है इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को कि वो एफिशिएंट वाली कैटेगरी में आ जाएं, ठीक है। व्हेन पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज्ड, ये प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा जब आपको नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग मिलेगा पेमेंट। जैसे कि एक टॉय बनाने में 10 रुपये मिलेगा, तो अगर एक एम्प्लॉय 30 बनाएगा तो उसे 300 मिलेंगे, एक एम्प्लॉय 20 बनाएगा तो उसे 200 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ये होता है डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। अब क्या आ गया, मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन आ गया। मेंटल रिवॉल्यूशन में देखो क्या बताया गया है, मेंटल रिवोल्यूशन का क्रक्स नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहीं से पढ़ेंगे। चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स, ऑब्जेक्टिव मेंटल रिवोल्यूशन क्या है, चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति भावना को चेंज करना है। कोऑपरेशन टुवर्ड्स वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशियन और प्रीजुडिस फ्रॉम द माइंड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू अडॉप्ट सिस्टमेटिक थिंकिंग, कि ये हटाना है, सस्पिशन की फीलिंग हटाना है एक दूसरे के लिए कि वो हमारे लिए गलत है और वो मैनेजमेंट सोच रहा है कि वर्कर्स हमारे लिए गलत है, ठीक है। और ये अडॉप्ट सिस्टमेटिक थिंकिंग को अडॉप्ट करना है। उसके बाद आ जाता है एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एडवांटेजेस क्या क्या हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइम वेस्टेज हटा देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। और ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस फर्म इज इनेबल टू कैप्चर बिग शेयर इन द मार्केट, प्राइस जैसे ही डिक्रीज करेंगे, अगर देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो आप प्राइस डिक्रीज कर सकते हैं, तो जैसे ही प्राइस डिक्रीज करेंगे तो शेयर ऑफ मार्केट जो है वो बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन ब्रिंग्स वर्कर्स एंड मैनेजमेंट क्लोजर, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो क्लोज करती है। कोऑपरेशन ब्रिंग्स वर्कर एंड मैनेजमेंट क्लोजर, कोऑपरेशन जो होता है वो वर्कर्स और मैनेजमेंट को क्लोज लाता है। और मोर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ वर्कर, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो पाए वर्कर्स की। इनेबल्स द वर्कर्स टू अर्न मोर विद इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉय को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाएँ। उसके बाद मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स कौन सी हैं, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। इन प्रेजेंट एरा मैनी साइंटिफिक टेक्निक्स आर डेवलप्ड, द कॉमन न्यू टेक्निक
टेक्निक्स आर कौन कौन सी हैं? ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशंस रिसर्च क्या होती है? इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये डेवलप हुई थी। ऑप्टिमाइज द डेवलपमेंट ऑफ वार, ठीक है, डिप्लॉय ऑप्टिमाइज द डिप्लॉयमेंट ऑफ वार, ठीक है। लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? टेक्निक फोकसेज ऑन रिड्यूसिंग 7 वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन। 7 वेस्ट अब देखिए कौन कौन से होते हैं? वेटिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री, स्क्रैप एंड एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है? काइजन कॉस्टिंग होती है। काइजन जापानीज वर्ड में विच मीन्स द चेंज फॉर बेटर। इट इज़ डेली एक्टिविटी विच एलिमिनेट्स हार्ड एंड डिफिकल्ट टास्क बाय एक्सपेरिमेंटिंग साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। उसके बाद क्या है? सिक्स सिग्मा। इट रेफर्स टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग क्वालिटी वेरिएशंस, ओके। एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव रिटर्न एंड रिड्यूस कॉस्ट, ओके। अब डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। बेसिस टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। अब इसमें देखो क्या बताया गया है, मीनिंग कैसे मीनिंग है। टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम परफॉर्मिंग टास्क। इसमें स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं कि कितना टाइम हम लोगों को एक प्रोडक्ट बनाने में लगना चाहिए। मोशन स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट टोटल मूवमेंट ऑफ वर्कर्स वाइल दे आर परफॉर्मिंग द टास्क। इसमें देखा जाता है कितनी मूवमेंट हो रही है वर्कर की जब वो टास्क वो परफॉर्म कर रहे हैं। पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ टाइम स्टडी इज टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू फिक्स अ फेयर डेज वर्क फॉर द वर्कर्स। एक फेयर वर्क सिलेक्ट स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि इतना तो काम होना ही चाहिए। द पर्पज ऑफ मोशन स्टडी इज टू एलिमिनेट वेस्टफुल एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट वर्कर्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी लेवल। इसमें है कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटा देंगे। अगर जब वो फाइंड कर लेंगे कि कौन सा मूवमेंट प्रोडक्टिव है कौन सा अनप्रोडक्टिव है, तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटा देंगे। मेथड ऑफ कंडक्टिंग क्या है? मेथड ऑफ कंडक्टिंग है इट इज कंडक्टेड with the help of a stopwatch। it is conducted with the help of a stopwatch। ये stopwatch के हेल्प से कंडक्ट किया जा सकता है। और it is conducted with the help of movie camera which keeps eye on workers movement। ये कैमरे के अकॉर्डिंग CCTV कैमरा भी कह सकते हैं। CCTV कैमरे से भी वॉच कर सकते हैं जो भी वर्कर्स की मूवमेंट पे नज़र रखता है। कंपेरिजन बिटवीन टेलर एंड फ्यूल ये आ सकता है जरूरी है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस टेलर फ्यूल के। कंसर्न क्या है? टेलर कंसर्न क्या है? टेलर्स टेक्निक एंड प्रिंसिपल्स आर कंसर्न विद वर्कर्स एफिशिएंसी। ये वर्कर्स की एफिशिएंसी के लिए कंसर्न है। फ्यूल प्रिंसिपल कंसर्न विद मैनेजमेंट एफिशिएंसी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के लिए कंसर्न है। लेवल पर्सपेक्टिव क्या है? टेलर स्टार्टेड हिज स्टडीज एंड अप्रोच फ्रॉम लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से स्टडी स्टार्ट करते हैं। फ्यूल स्टार्टेड स्टडी अप्रोच फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एम्फेसाइज क्या करते हैं ये? टेलर लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क पे, फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स पे ये एम्फेसिस करते हैं फ्यूल। अब क्या है? फोकस किस चीज़ पे है? टेलर लेड फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़, एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट एंड सेविंग एनर्जी ऑफ वर्कर्स। इट फोकसेज ऑन एनर्जी इन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फ्यूल फोकस किस पे करते हैं? फोकस वाज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर बेटर मैनेजमेंट। इट फोकसेज ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल अचीव स्टेशंस, ओके। उसके बाद क्या है? मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है? टेलर मेन कंट्रीब्यूशन वाज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये साइंटिफिक टेक्निक्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन्होंने डेवलप किए। फ्यूल्स का मेन कंट्रीब्यूशन वाज डेवलपमेंट ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं जनरल मैनेजमेंट के। पर्सनैलिटी क्या? टेलर डेवलप्ड अ पर्सनैलिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड बिकेम फेमस एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फेमस हो गए। फ्यूल क्या है? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट एज अ फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट फेमस हुए हैं। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल एज टेलर इंसिस्टेड ऑन मिनिमम 8 बॉसेस, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी इसमें, स्ट्रिक्टली फॉलोड बाई द प्रिंसिपल दैट इज ओनली 1 बॉस फॉर 1 एम्प्लॉई। तो इसमें यूनिटी ऑफ कमांड जरूरी है। एक्सप्रेशन क्या है? टेलर्स टेक्निक आर एक्सप्रेस्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये टेक्निक जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट एज एक्सप्रेस्ड एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। और फ्यूल्स टेक्निक आर एक्सप्रेस्ड जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वही जो ऊपर बताया गया है। एप्लीकेबिलिटी है एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशन। ये स्पेशलाइज सिचुएशन में लगता है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं फ्यूल्स के, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को देखना है रेलेवेंस ऑफ टेलर्स फ्यूल प्रिंसिपल, सिमिलरिटीज बिटवीन टेलर एंड फ्यूल, ठीक है। इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज? मेन एम ऑफ टेलर्स एज वेल एज फ्यूल प्रिंसिपल इज मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना दोनों का ही काम है। और बोथ इंसिस्ट ऑन कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। कोऑपरेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का। बोथ गिव मोर इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को तवज्जो दी है। बोथ सजेस्टेड डिवीजन ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क बताया है। प्रिंसिपल्स ऑफ बोथ आर यूज्ड एज बेसिस फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडी।
प्रिंसिपल्स ऑफ बोथ आर यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। ठीक है, ये मैनेजमेंट स्टडी की फील्ड में रिसर्च करने के लिए दोनों के प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। बोर्ड के एग्ज़ाम जैसे आ रहे हैं तो आप लोग और कमेंट करके बताइए कि उसको कैसे मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ, क्या और मैं बता दूँ आपको, ताकि जल्दी से जल्दी आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए। अगर मुझे कोई भी इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो रही हो तो वो चीज़ बताइए कि मैं और इस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब कर दूँ। ठीक है, मैंने जितनी जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इस चीज़ को 3-4 बार 5 बार देखिए, तो एक बार बस 1 घंटे, आप वैसे भी 2-3 घंटे में आप पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे और पूरा एक प्रिसाइज वे में कवर कर लेंगे। इससे ज़्यादा आप लर्न भी नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज़।